अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस ऑडिट का आज 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंतहाई अहम है। आपके सब्जेक्ट का समझ लें कि वन ऑफ द कोर टॉपिक, उनमें से एक टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भी किया था कि सर ये एश्योरेंस जो आप कह रहे हैं, क्या ये ऑडिट और एश्योरेंस सेम है या एश्योरेंस की कोई और टाइप्स भी हैं। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एश्योरेंस की टाइप्स कौन सी हैं और उनमें से एक टाइप के बारे में जो कि मेन टाइप है, आपके सब्जेक्ट का नाम भी है एडवांस ऑडिट, उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ISA 200 में टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज के बारे में बताया गया है। अब देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले डिस्कस की जी नीड ऑफ एश्योरेंस, कि हमें एश्योरेंस की ज़रूरत है। एश्योरेंस क्या है कि जब कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन हमें मिलता है, नॉलेजेबल रिव्यू के बाद कोई नॉलेजेबल पर्सन रिव्यू करता है हमारे सिस्टम को, हमारे ऑपरेशंस को, हमारे अकाउंट्स को, और उसके बाद वो अपनी आज़ाद इम्पार्शल राय देता है, तो इस एक्टिविटी को एश्योरेंस कहा जाता है। तो एश्योरेंस की मैंने जैसा बताया कि डिफरेंट टाइप्स हैं। ISA 200 के मुताबिक एश्योरेंस की डिफरेंट टाइप हैं। उनमें से है तो 4 टाइप्स हैं, हमने उनमें से आज एक टाइप डिस्कस करनी है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि वो कौन सी टाइप है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें, होता क्या है, जब भी आप किसी चीज़ की नीड को असेस करते हैं, जैसे हमने नीड ऑफ एश्योरेंस पढ़ी, उसके बाद हमने एश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। तो अब जब हमने ये नीड रियलाइज़ कर ली कि भाई एश्योरेंस की हमें ज़रूरत है, वीरा और पीटर को ज़रूरत है और हर उस बिज़नेस को ज़रूरत है जिसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, जिसमें अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी का रिलेशनशिप होगा, जिसमें स्टेक होल्डर्स होंगे, कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को, डायरेक्टर्स को ज़रूरत है एश्योरेंस की। तो जब ये नीड हमने रियलाइज़ कर ली, तो अब हम मार्केट में जाएंगे और सर्च आउट करेंगे भाई हमें एश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी नीड को रियलाइज़, आपको सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, बिस्किट आपने ख़रीदना है, कोई मिल्क परचेज़ करना है, तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं भाई मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे कोई मिल्क पैक चाहिए, या मुझे किसी भी किस्म की प्रोडक्ट चाहिए। तो वो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस रखता है, डिफरेंट कंपनीज़ वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। हर प्रोडक्ट के फीचर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे सोप है तो उसकी स्मेल डिफरेंट है, कंपनीज़ डिफरेंट है, ब्रांड नेम डिफरेंट है, उनके साइजेस होते हैं डिफरेंट। इसी तरह जब आप एश्योरेंस सर्विस लेने के लिए मार्केट में गए, तो जो एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले थे, जो इंडिपेंडेंट व्यू देने वाले थे, जो नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्होंने आपके सामने 4 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज रखी कि भाई 4 तरह की एश्योरेंस सर्विसेज हमारे पास हैं। आप बताएं कि आप इनमें से कौन सी एश्योरेंस सर्विस लेना चाहते हैं। देखिए, मेरी बात फॉलो करें ज़रा। अब बेशक आप एक एश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ड्यूअल बेनिफिट होगा। आप एक एश्योरेंस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं और आप एज अ बिज़नेस मैनेजर अपने बिज़नेस के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे बिज़नेस, मेरी कंपनी के लिए कौन सी एश्योरेंस सर्विस जो है वो सूटेबल है। एश्योरेंस तो देखें, आप प्रोवाइड करने के काबिल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आप में ये स्किल डेवलप कर दूंगा कि भाई आप ऑडिट कर सकते हैं और जो अदर एश्योरेंस सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं भी करते, इस प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं भी करते, तो एज अ बिज़नेस मैनेजर आप जो एश्योरेंस प्रोवाइडर हैं उनके साथ अच्छा रिलेट कर सकते हैं। आप बिज़नेस मैनेजर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बिज़नेस के लिए कौन सी एश्योरेंस सर्विस जो है वो सूटेबल है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज अवेलेबल। फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट, सेकंड है रिव्यू एंगेजमेंट, फोर्थ है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, और थर्ड है कंपाइलेशन एंगेजमेंट, और फोर्थ है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सर्विसेज विच आर अवेलेबल, वन ऑफ देम is external audit,
second is review engagement, third is agreed upon procedures, and fourth is compilation engagement. इससे पहले शायद आप सिर्फ यही जानते हों भाई एश्योरेंस लेने के लिए ऑडिट ही करवाया जा सकता है, आपका सब्जेक्ट भी यही कॉल किया जाता है भाई एडवांस ऑडिट, लेकिन ये आपके लिए भी नई बात होगी कि आपको ये बता रहा हूँ मैं कि टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो फोर टाइप्स की हैं, वो 4 एश्योरेंस सर्विसेज हैं। वन इज़ एक्सटर्नल ऑडिट, जो पर्टिकुलरली आपका सब्जेक्ट है, लेकिन आपको बाकी सब के बारे में भी अच्छी तरह समझना है। तो एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये जो एक्सटर्नल ऑडिट है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस इसी को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। और एश्योरेंस की जो टाइप स्टैट्यूटरी है, जो कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बाइंड किया जाता है कंपनीज़ को कि वो एश्योरेंस करवाएं, वो ऑडिट ही है। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो बाकी एश्योरेंस सर्विसेज भी ले रही हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन जो कंपल्सरी होती है ना, जो कंपनीज़ के लिए जो एश्योरेंस लेना वो लाजमी है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है कंपनीज़ की जो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड रेगुलेशंस। तो हम देखेंगे भाई जो एक्सटर्नल ऑडिट है ना ये स्टैट्यूटरी है, लेकिन सबके लिए स्टैट्यूटरी नहीं है। जिनके लिए स्टैट्यूटरी नहीं है उनके लिए उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो एक्सटर्नल ऑडिट करवाएं, चाहें तो रिव्यू एंगेजमेंट करवा लें, चाहें तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करवा लें, और चाहे तो वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर लें। ये चारों एश्योरेंस सर्विसेज हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, किसी प्रोडक्ट का बेनिफिट ज़्यादा होता है, उसके ड्रॉबैक्स कम होते हैं, किसी की प्राइस ज़्यादा होती है, किसी की प्राइस कम होती है, यूटिलिटी का फ़र्क होता है, तो हमें भी इन चारों सर्विसेज के बारे में अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, और पर्टिकुलरली एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में। तो अब हम आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम ये एक्सटर्नल ऑडिट को अच्छी तरह समझ लें। ये ना सिर्फ एश्योरेंस सर्विस की टाइप आप पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि आप एक्सटर्नल ऑडिट को एक फुल फ्लेज एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, इसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक्चुअली आप एक्सटर्नल ऑडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड के मुताबिक। इससे पहले भी आपने बीकॉम में ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन वो बड़ा बेसिक सा है, उसमें एक्सटर्नल ऑडिट को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिस्कस नहीं किया जाता। उसमें बच्चों को बस इतना ही बताया जाता है भाई ऑडिट का मतलब है जी कि एग्जामिनेशन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, और उसके एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। लेकिन जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब क्या है ये पढ़ेंगे। इससे ना सिर्फ आपको ऑडिट के बारे में पता चलेगा, बल्कि आपको बाकी एश्योरेंस सर्विसेज के बारे में भी पता चलेगा। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे जी एक्सटर्नल ऑडिट को, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट करके बाकी जो तीनों टाइप्स हैं, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट एक्सटर्नल ऑडिट। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट और मोस्ट प्रेफरेबल, मोस्ट कॉमन, जिसको आपने सबसे ज़्यादा सुना है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा है, वो ये टाइप है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोडक्ट्स, एक्सटर्नल ऑडिट से हासिल क्या होता है ये पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल ऑडिट की लिमिटेशंस क्या हैं। अब लिमिटेशंस भी आपके लिए न्यू इस लिहाज से होंगी कि आपने बीकॉम में भी एक्सटर्नल ऑडिट के बेनिफिट्स तो पढ़े होंगे, लेकिन लिमिटेशंस नहीं पढ़ी होंगी। तो इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी आपके लिए। आपने इस लेक्चर को एज अ स्किल अंडरस्टैंड करना है कि आप एक्सटर्नल ऑडिट को प्रोफेशनली अंडरस्टैंड करें। भी प्रोफेशनली एक्सटर्नल ऑडिट होता क्या है,
इंटरनेशनली एक्सटर्नल ऑडिट के क्या मीनिंग हैं। तो हमारे इस लेक्चर का तकरीबन 90% जो टाइम है वो एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन को समझने में होगा, और जो रिमेनिंग 10% होगा वो इसकी प्रोडक्ट्स और इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करने के हवाले से। तो सबसे पहले चलते हैं जी एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन पर। एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IFAC मींस इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये IFAC क्या है? पूरी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑडिट को, एक्सटर्नल ऑडिट को रेगुलेट करने वाला इदारा है। ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जो दुनिया के हर मुल्क में ऑडिट को रेगुलेट करती है। पाकिस्तान में CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रेगुलेट करने वाला इदारा है ये ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। ये ICAP भी IFAC से रजिस्टर्ड होता है। ICAP भी IFAC से रजिस्टर्ड है। ACC आप सुनते हैं जी कि ये UK में जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है जो UK में सबसे सुपीरियर जो है वो प्रोफेशनल कोर्स है। पाकिस्तान में जिस तरह CA है, ACCA को रेगुलेट भी IFAC ही करता है। ये इंटरनेशनल बॉडी है जिससे ये सब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो IFAC के मुताबिक एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? जिस तरह हमने एश्योरेंस प्रोविजन में मैंने हाईलाइट किया हुआ था कि देखें जी एश्योरेंस की डेफिनेशन में ये वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये होंगे तो फिर हम उस सर्विस को एश्योरेंस कहेंगे। इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन में भी आप देख रहे हैं डिफरेंट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। ये हाईलाइटेड वर्ड्स बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट के मीनिंग्स को, इसके ऑपरेशंस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जब तक ये नहीं होंगे हम किसी भी सर्विस को एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कह सकते। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं रीड आउट करता हूँ, फिर हम वन बाय वन इन हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं इनकी डिटेल पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या है। तो एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन IFAC के मुताबिक है जी, द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर को इस काबिल बनाना, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि वो अपनी राय दे, वेदर के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, माली गोशवारे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हैं किसी कंपनी के, वो ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स का मतलब है सारे इम्पॉर्टेंट हवाले, अहमियत के हिसाब से हवाले से, हर एस्पेक्ट, हर हवाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने सारे अहम मामलात के हवाले से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से और इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है, तरीक़ाकार है, इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हैं या नहीं हैं, इसके बारे में ओपिनियन लेना। तो अगर आप देखें तो इस डेफिनेशन के मुताबिक एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद है ओपिनियन लेना, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, राय हासिल करना, राय देना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हवाले से हैं या नहीं हैं, इन अकॉर्डेंस उसके मुताबिक हैं या नहीं हैं। अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर बड़ी क्लियर हो रही हैं कि भाई ऑडिट का मतलब एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं है, ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट करना नहीं है, दुरुस्त करना नहीं है, ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलतियों को सही करना नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाना नहीं है,
जस्ट मीनिंग ये है जी कि ओपिनियन लेना, माहिराना राय लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर अहम पॉइंट के हवाले से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक होने के हवाले से। तो एक बात अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर कर लें कि ये एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद है ऑडिटर की ओपिनियन लेना। अगर ओपिनियन नहीं है तो एक्सटर्नल ऑडिट कुछ भी नहीं है। ओपिनियन होगा जिसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक्सटर्नल जिसको आप बुलाएंगे, अश्योरेंस सर्विस जिससे लेंगे, वो जब अपना ओपिनियन दे देगा तो हम कहेंगे जी एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद पूरा हो गया। अब वन बाय वन हम इस डेफिनेशन के हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इज टू एनेबल द ऑडिटर। इसका मतलब क्या है एनेबल द ऑडिटर? अगर हम इसका लिटरल मीनिंग पढ़ें, सबसे पहले आ गया जी पॉइंट एनेबल द ऑडिटर। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है जी एनेबल द ऑडिटर। अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें, लिटरल मीनिंग देखें तो एनेबल द ऑडिटर का मतलब है ऑडिटर को इस काबिल बनाना। ऑडिटर को इस काबिल बनाना मतलब एक्सटर्नल ऑडिट का मकसद ये है कि आप ऑडिटर से राय लें लेकिन पहले उसको इस काबिल बनाएं। इस काबिल बनाने का मतलब ये है जी कि आपने एज अ कंपनी मैनेजमेंट, एज अ डायरेक्टर, एज एन एम्प्लॉई, आप कंपनी के मुलाजिम हैं, आप कंपनी के मैनेजर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपने ऑडिटर को इस काबिल बनाना है। किस तरह? ऑडिटर को हेल्प आउट करना है। वो आपके बिजनेस में आएगा, आपकी कंपनी के प्रीमिसेस में आएगा, आपने उसके साथ कोऑपरेट करना है। आपको पता है कि आपकी कंपनी में फाइल्स कहाँ पर हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, वाउचर्स कहाँ पर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पर हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। ऐसा नहीं कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, ऑडिटर आ गया तो आपने कहा जी हम अपना काम करते रहेंगे, ऑडिटर अपना काम करता रहे, हम उसके काम में दखल नहीं देंगे या वो हमसे कुछ ना पूछे, हमें डिस्टर्ब ना करे। ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने ऑडिटर को इस काबिल बनाना है, आपने ऑडिटर को असिस्ट करना है। आपकी असिस्टेंस के बगैर वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकेगा। तो ये कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर के साथ कोऑपरेट करे। वो जो डिटेल मांगे, जो डॉक्यूमेंट मांगे, जो वाउचर्स, जो बिल, जो इनवाइसेस, जो एक्सप्लेनेशन मांगे, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करे। मैनेजमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी डिटेल, ये सारे वाउचर, ये सारी इनवाइसेस उसको प्रोवाइड करेगी तो ऑडिटर इस काबिल हो जाएगा कि वो एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ऑडिटर इस काबिल हो जाएगा कि ओपिनियन दे देगा। तो ओपिनियन ही तो लेना था, तसल्ली तो लेनी थी। ओपिनियन ही तो वो एश्योरेंस है, वो तसल्ली है जो ऑडिटर प्रोवाइड करता है। अगर वो ओपिनियन नहीं देगा तो आपको तसल्ली कैसे मिलेगी? अगर वो चुपचाप चीज़ें चेक करके चला जाएगा तो फिर आपको तसल्ली तो नहीं होगी। एश्योरेंस का मतलब ये है कि वो अपनी ओपिनियन दे। उसके लिए आपने क्या करना है? एनेबल द ऑडिटर, ऑडिटर को इस काबिल बनाना है। It is the responsibility of management to assist and cooperate with auditor so that he is able to give his or her independent opinion, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि अपना ओपिनियन दे सके। असिस्टिंग एंड कोऑपरेटिंग विद ऑडिटर का मतलब क्या है? ऑडिटर को असिस्ट करना और उसके साथ कोऑपरेट करना, इसका मतलब ये है बाय प्रोवाइडिंग हिम, आप उसे प्रोवाइड करें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, वाउचर्स, बिल्स, इनवाइसेस, डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बाय हिम। वो जो कुछ आपसे मांगे आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसे प्रोवाइड करें रिगार्डलेस ऑफ सम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट विच आर नॉट नेसेसरी इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये ऑडिटर को भी पता है और कंपनी को भी पता है। आपको अगर ऑडिट का पता होगा एज अ मैनेजर तो फिर आप ऑडिटर को कोऑपरेट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोफेशन, एश्योरेंस प्रोवाइडिंग की फील्ड को ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोफेशन, तो फिर भी आपके लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, कंपनी के मैनेजर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, फिर भी आपके लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंडीशन है
एक्सटर्नल ऑडिट में कि आपने ऑडिटर को इस काबिल बनाना है। डेफिनेशन पे आते हैं नहीं वापस, आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कि ऑडिटर अपनी राय दे। अब एक्सप्रेस एन ओपिनियन का मतलब क्या है? एनेबल द ऑडिटर का मतलब क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है जी एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एक्सप्रेस एन ओपिनियन के 4 मीनिंग्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं A, B, C और ये नेक्स्ट साइड पर D। एक्सप्रेस एन ओपिनियन के 4 मीनिंग्स हैं जी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है जी एक्सप्रेस एन ओपिनियन का, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ओपिनियन। ऑडिटर की आज़ाद राय, इम्पार्शियल, जिस पर किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ओपिनियन विदाउट इन्फ्लुएंस, फेवरेटिज्म एंड बायसनेस। ऑडिटर की जो ओपिनियन है एक्सटर्नल ऑडिट में वो इंडिपेंडेंट होगी, ख़ुद मुख्तार होगी, इम्पार्शियल होगी, उस पर किसी का असर नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा, वो किसी को फेवरेटिज्म, किसी की तरफदारी नहीं करेगा, बायसनेस, उसका किसी तरफ झुकाव नहीं होगा, जानबदारी नहीं होगी। एक्सप्रेस एन ओपिनियन का मतलब है जी ऑडिटर का एक्सप्रेस एन ओपिनियन का फर्स्ट मीनिंग क्या हो गया? ऑडिटर की आज़ाद राय, बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के, बग़ैर किसी की तरफदारी किए हुए, बग़ैर किसी जानबदारी किए हुए, आज़ाद राय होनी चाहिए। तो ये सेकंड जो कंडीशन है एक्सटर्नल ऑडिट की, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, उसका पहला मतलब ये है। इसका सेकंड मीनिंग, एक्सप्रेस एन ओपिनियन का सेकंड मीनिंग है कि ऑडिटर अपनी ओपिनियन सिर्फ एक एक्सपर्ट होने की नाते देगा। ऑडिटर कैन नॉट गिव गारंटी, वो गारंटी नहीं देता, ना ही तस्दीक करता है, ना ही इंश्योर, ना यकीन दहानी करवाता है। भाई उसने कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाई होती हैं, या A to Z ईच एंड एवरी थिंग उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में खुद लिखी होती हैं। वो सिर्फ एज एन एक्सपर्ट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, उनका एनालिसिस करता है, उनको एग्जामिन करता है, उस पर ऑडिट जो रूल्स हैं, जो ऑडिट टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करता है, सो दैट ही इज़ एबल टू गिव हिज एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये सेकंड पॉइंट ये हो गया जी कि ऑडिटर सिर्फ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, वो गारंटी नहीं देता, सर्टिफाई नहीं करता, इंश्योर नहीं करता, यकीन दहानी नहीं करता मैंने सब कुछ, ना उसने सब कुछ ठीक किया है, वो तो सिर्फ ओपिनियन देगा। तस्दीक मतलब वो तस्दीक भी नहीं कर सकता कि भाई मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, सिर्फ वो ओपिनियन देता है अपनी। चीज़ें वैसे की वैसी रहती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलतियां हैं वो वैसे की वैसी रहती हैं, जो मिस स्टेटमेंट होती हैं, जो मैनिपुलेशन होती हैं वो वैसे की वैसी रहती हैं, वो उनके बारे में अपनी ओपिनियन दे देता है। तो पहला मतलब ये है जी वो आज़ाद राय देगा बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, फेवरेटिज्म के, बायसनेस के। दूसरा मीनिंग एक्सपर्ट एंड ओपिनियन का है कि वो सिर्फ ओपिनियन देगा एज एन एक्सपर्ट, गारंटी नहीं देगा, सर्टिफाई नहीं करेगा। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें, या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो ये है जी कि ऑडिटर ओनली प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता। हम समझते थे शायद हमने एक्सटर्नल ऑडिट करवा लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी गलतियां पकड़ी जाएंगी, स्टेक होल्डर भी, अगर आप लेमैन को ले लें, शेयर होल्डर्स को ले लें, इवन आप अपने फेलोज़ को ले लें जो एडवांस ऑडिट नहीं पढ़े हुए, या जो आज अपनी बात नहीं मैं कर रहा, ये जो सब्जेक्ट हमें बता रहा है, वो भी ये समझते हैं शायद ऑडिट करवाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या जिस कंपनी का ऑडिट हुआ उसमें कोई चीज़ गलत नहीं रहती, सब कुछ ठीक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऑडिटर चीज़ों को करेक्ट नहीं करता, ना ही वो 100% यकीन के साथ कोई ओपिनियन देता है।
एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है किसी चीज़ के बारे में 100% राय देना कि वो ठीक है या नहीं है, मतलब 100% तसल्ली, 100% एश्योरेंस, देर इज़ नो चांस ऑफ एरर। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन 100% एश्योरेंस वेयर देर इज़ नो चांसेस ऑफ एरर। कैसी ओपिनियन है जिसमें गलती का कोई इम्कान नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड ये कहते हैं भाई ऑडिटर क्या प्रोवाइड करता है, रीजनेबल एश्योरेंस, वो तो 100% एश्योरेंस देता ही नहीं है। ये भी हमें इसी डेफिनेशन में आज के लेक्चर में ही अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी कि क्यों भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं देता, रीजनेबल ही क्यों। रीजनेबल का मतलब क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब मीनिंग है एश्योरेंस विद एक्सेप्टेबल और रीजनेबल मार्जिन ऑफ एरर। रीज़नेबल या एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर का मतलब ये है जिसमें गलती के इम्कान रहते हैं। जैसे आप अक्सर एडवर्टीज़मेंट में देखते हैं जी कि ये एंटीबायोटिक सोप है जी, ये 99% जर्म्स को किल कर देता है, ये कोई डिटर्जेंट है जी, ये 99% दाग को ख़त्म कर देता है। इसी तरह स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सटर्नल ऑडिट में भी जो अश्योरेंस है वो 100% नहीं होती, देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोस्टली एरर्स ही होंगे या ज़्यादा परसेंटेज एरर्स की ही होगी। एक्सेप्टेबल और रीज़नेबल मार्जिन ऑफ एरर है, एरर के चांसेस हैं लेकिन मुनासिब चांसेस हैं। एक ये नई बात आपके लिए होगी कि एक्सटर्नल ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अभी आपको आगे जाकर क्लियर हो जाएगा बड़ा अच्छी तरह से कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं होती। बहरहाल ये तो स्टैंडर्ड बता रहे हैं भाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। बी अवेयर कि आप ये मत समझिएगा कि आपने ऑडिट करवा लिया तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी या जो ओपिनियन मिला वो 100% करेक्ट है। रीज़नेबल की कोई परसेंटेज नहीं है, एक्सेप्टेबल मतलब मुनासिब है, काबिल कबूल है, लेकिन चांसेस ऑफ एरर्स आर देयर। तो ये स्टैंडर्ड खुद कह रहे हैं, तो आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए भाई आप जो एक्सटर्नल ऑडिट करवा रहे हैं उसमें मार्जिन ऑफ एरर अपनी जगह पर लाई करता है। तो एक्सप्रेशन ओपिनियन के जैसे मैंने बताया 4 मीनिंग्स थे। एक मीनिंग तो हो गया जी, इसका मतलब है आज़ाद राय। दूसरा मीनिंग हो गया जी जिसमें ऑडिटर सिर्फ ओपिनियन देता है, वो गारंटी नहीं देता, वो तस्दीक नहीं करता, वो इंश्योर नहीं करता चीज़ों को कि ये ठीक हो गई हैं। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि रीज़नेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, ये स्टैंडर्ड कह रहे हैं। फोर्थ और लास्ट मीनिंग इस सेकंड पॉइंट का, सेकंड पॉइंट जो एक्सप्रेशन ओपिनियन है इसका फोर्थ और लास्ट मीनिंग ये है कि जो ऑडिटर्स ओपिनियन होता है ना, प्रोवाइड ओपिनियन, वो ओपिनियन किसके बारे में होता है, वो होता है ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सच्चे होने और फेयर होने के बारे में। अब लफ्जी मतलब तो होगा ट्रू का सच्चा, और फेयर का मतलब है जी शफाफ, लेकिन स्टैंडर्ड में ट्रूथ का मतलब क्या है और फेयरनेस का मतलब क्या है। एक हो गया जी आज़ाद राय देनी है, दूसरा मीनिंग हो गया जी ऑडिटर ने जो ओपिनियन देनी है वो सिर्फ ओपिनियन होगी, एक्सपर्ट ओपिनियन, वो सर्टिफाई नहीं करेगा। तीसरा मतलब आपने एक्सप्रेशन ओपिनियन का पढ़ा जी, रीजनेबल एश्योरेंस होगी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होगी। फोर्थ मीनिंग है, लास्ट मीनिंग जो इस सेकंड पॉइंट का वो ये है कि जो ऑडिटर ओपिनियन होगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में होगी। अब ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, इनके बारे में ज़रा डिस्कस कर लें कि ऑडिटर का ओपिनियन जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है वो किस लिहाज से ओपिनियन देगा। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू होने के बारे में ओपिनियन देगा कि इधर वो ट्रू हैं या नहीं हैं। अगर ट्रू हैं तो किस हद तक ट्रू हैं, और उसमें अगर कुछ चीज़ें ट्रू नहीं हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रू नहीं हैं। अगर फेयर है तो किस हद तक फेयर है, और कुछ जो चीज़ें फेयर नहीं हैं वो किस हद तक अनफेयर हैं, उनके बारे में भी बताएगा कि ये चीज़ें फेयर नहीं हैं। बेटा ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एविडेंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा हो वो एविडेंस बेस्ड हो, फैक्चुअल हो, फैक्ट्स पर, हकीकत पर मबनी हो, उसके पीछे सबूत हों, एविडेंस हों। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मतलब है जी एविडेंस होने चाहिए आपके पास, हर चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ऑडिटर बाकायदा इसको चेक करेगा
कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन की हैं, जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए हैं, आपके पास इसका प्रॉपर एविडेंस है या नहीं है। अगर होगा तो वो कहेगा जी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, अगर नहीं होगा तो वो कह देगा जी ट्रू नहीं है, या इन चीज़ों के एविडेंसेस हैं और इन चीज़ों के एविडेंसेस नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो रिसीट आपको बैंक से मिलती है वो उसका एविडेंस है। इसी तरह जो वाउचर्स आपने परचेजिंग की है उसके वाउचर्स आपको सप्लायर की तरफ से मिले होंगे, वो उसके एविडेंसेस को चेक करेगा। इस तरह जो आपने कस्टमर को सेल्स की हैं, सेल्स के वाउचर्स आपको मिले होंगे, वो सेल्स के वाउचर इनवाइसेस जो हैं वो आपके पास उसका प्रूफ है। इसी तरह जो बैंक से रिलेटेड आपने ट्रांजैक्शंस की हैं, बैंक में जो डिपॉजिट्स करवाए हैं या बैंक में जो पेमेंट्स आपने की हैं, वो बैंक स्टेटमेंट से उसकी डिटेल का पता चल जाएगा। इस तरह डेटर्स का रिकॉर्ड है, वहाँ से आपको डेटर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस को चेक करेगा। अगर एविडेंसेस होंगे तो वो अपने ओपिनियन में लिख देगा भाई ये ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर एविडेंस मिसिंग होंगे तो वो लिखेगा भाई कि इनके एविडेंस हैं और इनके एविडेंसेस नहीं हैं। फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है जी कि इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एरर एंड बायसनेस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी किस्म की गलती ना हो, वो अमाउंट की मिस्टेक ना हो, वो अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन की गलती ना हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की गलती ना हो। रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के हवाले से अप्लाई होते हैं, ऐसा ना हो किसी फिक्स एसेट को करंट एसेट में लिखा हो, किसी करंट को फिक्स एसेट में लिखा हो, किसी एक्सपेंस को एसेट में लिखा हो और किसी एसेट को एक्सपेंस में लिखा हो। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फेयर हो, उसमें एरर्स ना हो, ओमिशंस ना हो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी ना हो, अकाउंटिंग के असूलों की खिलाफ वर्जी ना हो। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपने अगर फ्यूल ख़रीदा है या इस्तेमाल किया है पर्सनल पर्पस के लिए और आप उसको बिजनेस एक्सपेंस लिख देते हैं, एरर है। आप किसी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं करते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में लिख देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी को रिपेयर करवाया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसे मशीनरी में जिसको रिपेयर करवाया उसकी कीमत में ऐड कर दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी को जो इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है वो प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होनी चाहिए क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने गलती से क्या किया, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। ये भी मिस्टेक है। तो ऐसी गलतियाँ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगी, और अगर ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। इसी तरह कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कंसिस्टेंसी का मतलब ये है जी तसलसल होना चाहिए, रब्बत होना चाहिए। मतलब जर्नल को देखकर लेजर बनाया जाता है, लेजर को देखकर ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी बनाई जाती है। अब जैसी जर्नल में एंट्री है वैसी लेजर में हो, जो लेजर में बैलेंस आया है वही ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो, जो ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आए हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे जाएं। अगर ऐसा हो तो दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। हम इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। अगर जनरल में एंट्री किसी और अमाउंट से है, किसी और अकाउंट टाइटल से है, लेकिन लेजर में आपने किसी और अमाउंट से लिख दिया या किसी और अकाउंट टाइटल से लिख दिया है, तो इसका मतलब है ये इनकंसिस्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया। या लेजर में जो बैलेंस आया है वही ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए था, लेकिन लेजर में बैलेंस फॉर एग्जांपल 1,50,000 है, लेकिन आपने जब उसे ट्रायल बैलेंस में लिखा तो 1,60,000 लिख दिया या 15,000 लिख दिया, गलत लिख दिया, तो ये भी इनकंसिस्टेंसी हो गई। तो ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू और फेयर होने के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन, और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें एरर्स ना हो, ओमिशन ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बायसनेस ना हो। जैसे बायसनेस में एक एग्जांपल मैंने बताई कि उसने फ्यूल यूज़ किया था पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन वो बिज़नेस के अकाउंट में लिख दिया गया है, बिज़नेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे इससे।
इस तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ वर्जी ना हो। जैसे मैंने बताया, अभी एग्जांपल बताई कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स में डिफरेंस होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाना चाहिए, जो भी रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर इनको फॉलो किया हुआ है तो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है, अदरवाइज फेयर नहीं है। तो सेकंड पॉइंट था, देखें जी, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। जैसे मैंने बताया, एक्सप्रेस एन ओपिनियन के 4 मीनिंग्स है। नंबर 1 इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ओपिनियन, नंबर 2 एक्सपर्ट ओपिनियन, जस्ट एन ओपिनियन, कैन नॉट गिव गारंटी। देन थर्ड मीनिंग था जी इसका कि रीजनेबल अश्योरेंस वो प्रोवाइड करता है अपने ओपिनियन में, एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। और फोर्थ मीनिंग ये था जी वो ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपना ओपिनियन देता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया जी। थर्ड पॉइंट है जी एनेबल द ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। थर्ड पॉइंट है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब सबसे पहले लिखा हुआ जी द सब्जेक्ट मैटर इन एक्सटर्नल ऑडिट इज फाइनेंशियल। देखें, हम एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ रहे हैं जो कि अश्योरेंस सर्विसेज की एक टाइप है कि इसमें अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहली टाइप थी एक्सटर्नल ऑडिट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि अश्योरेंस क्या है। अश्योरेंस क्या है जी? एक एंगेजमेंट है वेयर प्रैक्टिशनर एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र अबाउट सब्जेक्ट मैटर। तो जब मैंने सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया था तो मैंने बताया था सब्जेक्ट मैटर इज़ ऑफ 4 टाइप्स जिसके बारे में आप अश्योरेंस ले सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर 4 टाइप्स का है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। एक्सटर्नल ऑडिट जो अश्योरेंस की एक टाइप है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल होगा। मतलब अगर आप कहते हैं जी हमने एक्सटर्नल ऑडिट करवाना है तो ये माइंड में रखें कि एक्सटर्नल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, नॉन फाइनेंशियल प्रोसेसेस और बिहेवियर के बारे में एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। एक्सटर्नल ऑडिट में द सब्जेक्ट मैटर इन एक्सटर्नल ऑडिट इज़ फाइनेंशियल। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाएगा, उनके बारे में अपनी ओपिनियन दी जाएगी। इसमें नॉन फाइनेंशियल को डील नहीं किया जाता, प्रोसेसेस को डील नहीं किया जाता, बिहेवियर्स को डील नहीं किया जाता। देखें, हर टाइप ऑफ फाइनेंशियल जो अश्योरेंस सर्विस है उसके अपने अपने फीचर्स हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑडिट है, उसके बाद हम रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ेंगे, फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, फिर कंपाइलेशन। हर किसी की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि एक्सटर्नल ऑडिट में जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फाइनेंशियल। अब एक्सटर्नल ऑडिट में जो ओपिनियन मिलेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आप बड़ा अच्छे से पहले से जानते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 टाइप्स की होती हैं, वैसे तो बेसिकली 4 टाइप्स की हैं, लेकिन ये जो 5th टाइप है नोट्स टू दी अकाउंट्स, यही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वर्किंग्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? इनकम स्टेटमेंट, या इसको परफॉर्मेंस स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। सेकंड है जी बैलेंस शीट, इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट पर है जी नोट्स टू दी अकाउंट्स, कि इन चारों अकाउंट्स में जो नोट्स होते हैं, जो वर्किंग होती हैं, वो इन नोट्स टू दी अकाउंट्स में की जाती हैं। तो पहली बात क्या थी जी? एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 3 पॉइंट क्लियर हो गए जी। 4th पॉइंट है ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। 4th पॉइंट है ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। वो जो मैंने आपको याद अभी बताया था कि एक्सटर्नल ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस होती है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती, वो भी आपको यहाँ पर बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में एक पूरा साल लगता है, जबकि उसका ऑडिट जो है वो 1.5-2 महीने में मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता आपके पास। एनुअल अगर आपका ईयर जो है 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है तो आपको 3 मंथ के अंदर अंदर ऑडिट भी करवाना है, फिर एनुअल जनरल मीटिंग भी कॉल करनी है। तो ऑडिट जो है उसके लिए तो 40-50 दिन मिलते हैं मैक्सिमम, 10-15 दिन में भी कंपनीज का ऑडिट हो जाता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में 365 दिन लगते हैं तो उसको चेक करने में अगर ईच एंड एवरी थिंग चेक की जाए तो शायद 1 साल से ज़्यादा अरसा लग जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ईच एंड एवरी आइटम को चेक नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियलिटी लेवल, मटीरियल रिस्पेक्ट्स को सिर्फ चेक किया जाता है। मटीरियल रिस्पेक्ट्स का मतलब ये है जी कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है, जो लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो नॉमिनल अमाउंट्स होती हैं, उनको चेक नहीं किया जाता, सिर्फ अहम चीज़ों को चेक किया जाता है। अब अहम चीज़ें कौन सी हैं? हर वो चीज़ अहम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपने उस चीज़ को ना लिखा या गलत लिख दिया तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स, मतलब प्रॉफिट या एसेट्स की अमाउंट या बैलेंस शीट की अमाउंट या कैश फ्लो की अमाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि जो यूज़र होगा ना, उसके डिसीजन, यूज़र मिसगाइड होगा। यूज़र को उस इंफॉर्मेशन के ना लिखने या गलत लिखने से नुकसान ही होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स जो हैं वो गलत हो जाएंगे, और इतने गलत हो जाएंगे कि उसका डिसीजन जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका डिसीजन इफ़ेक्ट करेगा। तो मटीरियल रिस्पेक्ट्स का मतलब है मटीरियलिटी लेवल, एक लेवल होता है अमाउंट्स का। फॉर एग्जांपल एक शॉप है जी, उसकी शॉप से 100 रुपये की कोई प्रोडक्ट है ना, वो चोरी हो जाती है। अब वो 5 लाख से बिज़नेस कर रहा है, 100 रुपये की एक चीज़ चोरी हो गई, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1000 रुपये की चीज़ चोरी हो जाती है, हाँ, अब उससे फ़र्क पड़ेगा। देखें, आपके पास कोई फ़कीर मांगने आता है ना, तो हम कोशिश करते हैं अपने वॉलेट में से वो नोट निकाल के दें जिससे हमारे वॉलेट को फ़र्क ना पड़े। लेकिन वो 10 रुपये का नोट जो आप अपने वॉलेट से, या 100 का नोट अपने वॉलेट से निकाल कर देते हैं फ़कीर को, उस फ़कीर के लिए वो 10 रुपये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए वो मटीरियल नहीं है, लेकिन उसके लिए मटीरियल है। तो हर बिज़नेस का अपना अपना मटीरियलिटी लेवल होता है, उसके पेड अप कैपिटल के लिहाज से, उसकी ट्रांजैक्शंस की अमाउंट के लिहाज से। हर वो चीज़ मटीरियल है जिसको अगर भूल जाए, ओमिट कर दिया जाए या मिसस्टेट किया जाए, इफेक्ट्स द डिसीजंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर भी पढ़ते हैं, डायरेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज कॉल्ड मटीरियल विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हर वो चीज़ मटीरियल है। विच ओमिशन और मिस स्टेटमेंट इफेक्ट्स द डिसीजंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। हर वो चीज़ मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको अगर ओमिट कर दिया जाए या गलत लिखा जाए तो जो इंटेंडेड यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके डिसीजंस पर इफेक्ट होता है, मतलब रॉन्ग हो सकता है। एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, वो प्रॉफिट को देखकर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। अब वो अगर प्रॉफिट ठीक है तो उसका डिसीजन ठीक होगा, और अगर वो प्रॉफिट गलत लिखी गई है, बढ़ाकर लिखी गई है या कम करके लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है उसका डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट कर लेता है ज़्यादा प्रॉफिट देख कर, लेकिन बाद में पता चलता है उसमें तो बड़ी मटीरियल नेचर की मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा ओवरस्टेट करके लिखा गया था, उसका डिसीजन इफेक्ट हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसने देखा जी प्रॉफिट है जी 25 मिलियन, 25 लाख, सॉरी 2 करोड़ 50 लाख, अब हकीकत में प्रॉफिट 2 करोड़ 50 के बजाय 2 करोड़ 49 लाख होती है, मतलब इस 1 लाख से उसके डिसीजन पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट देखी थी कंपनी की 25 मिलियन, 2 करोड़ 50 लाख, जबकि हकीकत में प्रॉफिट जो है वो हकीकत में जो प्रॉफिट थी वो 15 मिलियन थी, 1 करोड़ 50 लाख थी, तो इसका मतलब हुआ ये तो बड़ी मटीरियल नेचर की मिस्टेक है। अगर वो इसकी बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट करता तो शायद ना करता, लेकिन उसने तो 25 मिलियन को देखा। तो ऐसी गलती जो मटीरियल नेचर की हो वो डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती है। तो ऑडिटर क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडिट में सिर्फ मटेरियल आइटम्स को चेक करता है। अब मटेरियल आइटम्स कौन डिसाइड करेगा? ये जो मटेरियल आइटम हैं ये बाकायदा ऑडिटर और कंपनी के दरमियान एक मीटिंग में डिसाइड होती हैं कि भाई इतनी अमाउंट की फ़िगर जो है ना वो मटेरियल है, इतनी अमाउंट की इममटीरियल है, मटेरियल नहीं है। ये कंपनी के पेड अप कैपिटल, कंपनी के वॉल्यूम के लिहाज से डिपेंड करता है। इन एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिटर ओनली चेक मटेरियल आइटम, नॉट ऑल द आइटम्स। मटीरियलिटी लेवल इज़ डिसाइडेड एट प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट। जब ऑडिट की प्लानिंग हो रही होती है ना कि ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, कितने टाइम लगेगा, कंपनी के साथ जब मीटिंग्स हो रही होती हैं, इन मीटिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर,
मटीरियलिटी लेवल इज़ डिफरेंट फॉर ईच बिजनेस। जैसे मैंने बताया ना, आपके लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट है, एक फ़कीर के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट है, एक ABC कंपनी के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट है, XYZ कंपनी के लिए मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट है। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा जी ABC कॉरपोरेशन का पेड अप कैपिटल है $50,000 और उसका मटीरियलिटी लेवल कितना नहीं, $500 फॉर एग्जाम्पल। और XYZ लिमिटेड कंपनी का पेड अप कैपिटल है 500,000 $5,00,000 और जबकि उसका मटीरियलिटी लेवल कितना है, $5,000। तो दोनों कंपनीज का मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट हो गया ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर पेड अप कैपिटल। तो हर कंपनी के लिहाज से मटीरियलिटी लेवल क्या होगा, ये कंपनी और मैनेजमेंट के दरमियान जो है वो मीटिंग में डिसाइड होता है। देखिए यही वो वजह है जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। एब्सोल्यूट एश्योरेंस वो तब दे जब वो ईच एंड एवरी आइटम को चेक करे, तो फिर तो वो 100% एश्योरेंस देना। जब उसने हर आइटम को चेक करना ही नहीं है, स्टैंडर्ड खुद कह रहे हैं भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है मटेरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से, मटेरियल आइटम्स के हवाले से, हर आइटम को जब चेक ही नहीं करना तो फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे हो सकती है। तो क्योंकि सिर्फ मटेरियल आइटम्स को चेक किया जाता है, दैट्स वाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लिहाज से है कि हम ये समझते थे जी, शायद पहले आप लोग भी समझते हों भाई ईच एंड एवरी आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेक की जाती है, लेकिन बीकॉम तक देखें यही बताया जाता है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना होता है। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है आपने स्टैंडर्ड पढ़ना है और स्टैंडर्ड में जो कुछ लिखा है वो कुछ ही हमने पढ़ना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ईच एंड एवरी आइटम को चेक नहीं किया जाता, सिर्फ मटेरियल आइटम्स को चेक किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि मटेरियल आइटम्स जो हैं वो कौन सी होंगी, ये अमाउंट एक थ्रेश होल्ड, एक कट ऑफ पॉइंट, मतलब ये $500 या $5,000 ABC लिमिटेड कंपनी और XYZ लिमिटेड कंपनी का ये थ्रेश होल्ड पॉइंट है, ये कट ऑफ पॉइंट है जो कंपनी और मैनेजमेंट में डिसाइड हुआ भाई इस हद तक आइटम्स को चेक करें। देखें ऐसा नहीं है कि हमने कहा जी हमने सारी मटेरियल आइटम को चेक कर लिया तो फिर हर चीज़ इंपॉर्टेंट चेक हो गई। सम टाइम जो नॉन मटेरियल होती हैं, छोटी छोटी अमाउंट्स भी मिलकर एक बड़ी गलती बना देती हैं। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ऑडिटर गारंटी नहीं देता, सर्टिफाई नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। वरना तो 365 दिन में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है तो 365 दिन तो कम से कम लगेंगे ना उनको चेक करने में। तो क्योंकि हमने हर आइटम को चेक नहीं करना, दैट्स वाई वो गारंटी नहीं दे सकता, वो इंश्योर नहीं कर सकता, सर्टिफाई नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा। यहाँ पर माइंड में क्वेश्चन राइज होता है फिर भाई हम ऑडिट क्यों करवाते हैं। भाई आपने ऑडिट करवाना तो है ना कुछ तो चेक होगा ना, मैक्सिमम चेक हो जाएगा, ईच एंड एवरी आइटम को तो चेक नहीं किया जा सकता। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके साथ ही आपको चलना पड़ता है। तो देखें जी डेफिनेशन में हमने 5 पॉइंट को हाईलाइट किया था कि इंडिपेंडेंट जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसका मतलब क्या है। enable the auditor to express an opinion whether financial statements in all material aspects and क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं या नहीं हैं। ये 5th और लास्ट पॉइंट है जी इस डेफिनेशन के हवाले से। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये IFRF इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये एक ही चीज़ है। देखें जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है जी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट्स बनाना। इंटरनेशनल मतलब जो दुनिया भर में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने का तरीक़ाकार फ्रेमवर्क चल रहा है। तो इंटरनेशनल बॉडीज़ आप पर इम्पोज करती हैं भाई कि आप इंटरनेशनल मेथड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का उसको फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया गया ताकि कंट्रीज एक दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करें, एक दूसरों के साथ ट्रेडिंग करें। अमेरिकन इन्वेस्टर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी में, फ्रांस की कंपनी में, रशियन कंपनी में, इंडियन कंपनी में, बांग्लादेश की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये ट्रेड बैरियर्स ख़त्म होने चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट ट्रैवलिंग है वो ईजी होनी चाहिए। तो इंटरनेशनली जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये डिसाइड किया भाई कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक जैसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्यों? ताकि पाकिस्तानी इन्वेस्टर अमेरिकन कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके और उस लिहाज से वो फैसला करे उसे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी IMF है, पाकिस्तान की कंपनी को, उसने पाकिस्तान को कर्ज देना, तो वो पाकिस्तानी कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सके, वो
तभी मुमकिन होगा जैसे जो उनके मुल्कों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका है वो पाकिस्तान में भी वही तरीका चल रहा हो। अब पाकिस्तानी किसी ऐसी अफ़गानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने अपने तरीके से बनाई हुई हैं, तो आप तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो एक इंटरनेशनल मेथड है, फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का, वो फॉलो किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने गैप को और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस किया है। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो IAS से चेंज हो रहे हैं, IFRS की तरफ कुछ चेंज हो चुके हैं, कुछ का चेंज होना बाकी है, कुछ अभी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS ही फॉलो किए जाते हैं, और कुछ जो है वो अपडेट हो चुके हैं, उनको IFRS का नाम दिया जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्यों ऐसा होना चाहिए? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर मुल्क का इन्वेस्टर दूसरे मुल्क की कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। दैट्स वाई ये ज़रूरी है कि सबकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका फ्रेमवर्क, उनका तरीकाकार एक जैसा होना चाहिए। तो ऑडिटर ये चेक करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं हैं। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन टू इंक्रीज़ द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी को लोगों से समझ सकें, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, उसको बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैज़ बीन डेवलप किया गया बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़। जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उन्होंने ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो फॉर्मेट है ये बनाया। वन ऑफ दैम इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उनमें से एक तरीका जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, स्टैंडर्ड है। फॉर एक्सटर्नल ऑडिट के लिए ज़रूरी है, एक्सटर्नल ऑडिट के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी होंगी तो एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं किया जा सकता। देखिए, एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के मुताबिक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के जो रेगुलेशंस हैं वो तभी अप्लाई हो सकते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो ऑडिट भी नहीं हो सकता। एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट 200 के मुताबिक नहीं हो सकेगा। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई नहीं या प्रॉपरली बनाई नहीं या प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं बनाई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं बनाई हुई, तो उनका एक्सटर्नल ऑडिट भी करना मुमकिन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके इलाके में कोई शॉप है, कोई आउटलेट है, आप समझते हैं भाई उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई नहीं हुई, या बनाई भी है तो सिर्फ उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई हुई है, अपनी मर्जी का फॉर्मेट है, कुछ स्टेटमेंट्स बनाई हैं, कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं, कुछ नहीं रखे, कुछ के वाउचर संभाले हैं, किसी के वाउचर नहीं संभाले, तो भाई उनका ऑडिट नहीं हो सकेगा, उनका एक्सटर्नल ऑडिट नहीं हो सकेगा, उन्हें अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज लेना पड़ेंगी। लेकिन जिन कंपनीज़ के लिए कंट्री रूल्स के मुताबिक ऑडिट करवाना लाजमी होता है, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही बनानी है। तो एक्सटर्नल ऑडिट में ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से, उनके बारे में ओपिनियन देता है, उनकी ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में रीज़नेबल अश्योरेंस देता है, एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, इम्पार्शियल ओपिनियन देता है, मटेरियल एस्पेक्ट्स के हवाले से भी उनको देखता है, और उनको ये इस लिहाज से भी देखता है कि क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। तो देखें जी, डेफिनेशन के 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। मैं दोबारा से एक दफ़ा ज़रा आपको बता दूँ कि डेफिनेशन में देखें 5 पॉइंट्स है। ये बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिट का एक पूरा पैटर्न है कि एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, जिसमें एनेबल किया जाता है ऑडिटर को कि वो ओपिनियन दे सके। ओपिनियन के 4 मीनिंग मैंने आपको बताया। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करता है, ये और किसी एस्पेक्ट को डील नहीं करता, नॉन फाइनेंशियल को डील नहीं करता, ये प्रोसेसेस को डील नहीं करता, बिहेवियर को डील नहीं करता, और इसमें मटेरियल एस्पेक्ट्स को सिर्फ देखा जाता है। और फिर इस लिहाज से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था जी, हम आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज में से एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और एक्सटर्नल ऑडिट की क्या लिमिटेशन है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो एक्सटर्नल ऑडिट का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
एक्सटर्नल ऑडिट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज हैं, रिव्यू एंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है और कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने एश्योरेंस के मीनिंग और एश्योरेंस प्रोविजंस के बारे में पढ़ा, और जो सेकंड पार्ट था आज के लेक्चर का उसमें हमने एश्योरेंस सर्विसेज और टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज के नाम पढ़े, और उसमें से एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। एक्सटर्नल ऑडिट के दो एस्पेक्ट्स हमारे रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप्स हो कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह ताला कल हम इसे व्हाट्सएप पर डिस्कस करेंगे या जूम मीटिंग में इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।